ब्रिटेन से भारत की व्यापार संभावनाओं को लेकर अटकलें और आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, लेकिन ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की ईयू से बाहर पहली यात्रा में भारत जब उनका पहला डेस्टिनेशन बना, तब भारत और ब्रिटेन के आपसी व्यापारिक सहयोग के भी नए मार्ग खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। और आज का हमारा बातचीत का बड़ा सवाल भी यही है कि क्या भारत ने ब्रेक्सिट के बाद के ब्रिटेन से आपसी व्यापारिक सहयोग बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं शशांक जी, जो कि पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। बहुत बहुत स्वागत है शशांक जी। तो जिस प्रकार से पहला डेस्टिनेशन ईयू से बाहर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने भारत को चुना, क्या ये साफ संकेत है दोनों के बीच जो भी चिंताएं या आशंकाएं जताई जा रही थी ब्रेक्जिट के बाद, कि ब्रिटेन जो है जल्द से जल्द चाहता है कि मजबूत और सकारात्मक संकेत दिए जा सकें? जी नीलम जी, ऐसा बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर अभी एक हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है कि ब्रेक्सिट को अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है जब तक कि वहाँ पे उनका संसद में इसका अप्रूवल ना हो जाए। तो इसलिए ब्रिटेन में ऐसा लगता है कि थोड़े समय के लिए कुछ रुकावट सी आ गई है। तो इसलिए आवश्यक हो गया कि जितने भी अपने विश्व के उनके इंटरलॉक्यूटर्स हैं, जो और देश हैं, उनमें सब में वो बताया जाए कि वो अपने ठीक मार्ग पे चल रहे हैं और ब्रेक्सिट होगा ही होगा। शुरुआत हो जाएगी उसके 2017 में, शुरू में फर्स्ट क्वार्टर में उसकी तैयारी शुरू करेंगे। और इसलिए हालांकि अभी वो अलग से किसी प्रकार की व्यापार संधि तो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल 2019 तक, तो 2019 तक वो प्रोसेस चलेगा, 2 साल तक चलेगा कम से कम उनका सिस्टम। तो लेकिन ये है कि कम से कम कहते हैं कुछ है, हम संकेत दे सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो एरियाज जिन में हम आपस में मिलके काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो इसीलिए दोनों देशों ने मिलकर एक जॉइंट ट्रेड को जो है बढ़ाने के देने के लिए एक मिशन सेटअप कर दिया है। और हमारे ख्याल से ये देखेगा किस तरीके से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स में और जो सर्विसेज में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, बिल्कुल, जिसमें प्रोफेशनल्स के मूवमेंट्स वगैरह पे बात रहेगी। फिर साथ ही साथ एक बात आ जाती है कि जब ट्रेड बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और लोग आसानी से आते जाते हैं, तो उसमें कई कारोबारी जो किसी तरीके से आपके बिचौलिए बनते हैं या कोई ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं, तो वो भी उसका फ़ायदा लेकर एक दूसरे देश के अंदर बैठ जाते हैं। इस समय हमारे जैसे 60 के करीब लोग जो हैं ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी जो लीगल सिस्टम है उसको भी थोड़ी मान्यता ऐसी होनी चाहिए कि जो कोर्ट्स हमारे यहाँ निर्णय लें वो ब्रिटेन में मान्य होने चाहिए, और इसी तरह से जो ब्रिटेन के कोर्ट्स लें वो हमारे यहाँ मान्य होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से कई सारी बातें इस तरह के विजिट के दौरान ऐसा हुआ है कि मैं कहूँगा कि शुरुआत के लिए तैयारी कर दी गई है। और ख़ासकर जैसे हमारा प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया का, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का, स्वच्छ भारत का, तरह तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उसमें ब्रिटेन के साथ में खासकर ये इंडिया यूके टेक समिट जो हुई है, उसमें काफ़ी उनके साथ में हम लोग कोऑपरेशन कर सकते हैं। शशांक जी, अगर हम एक एक करके कुछ चीज़ों को समझें, तो जो रजिस्टर्स ट्रैवलर स्कीम अनाउंस की है अपनी तरफ से यूके ने, कि किस प्रकार से जो नियमित वहाँ जाने वाले लोग हैं उनको कुछ वीज़ा की प्रॉब्लम ना हो, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये वाकई वीज़ा को उस तरह से उदार बनाने की बात है? क्योंकि अभी हमने हाल में देखा है कि ब्रेक्जिट के बाद में सबसे बड़ी जो मुसीबत या परेशानी थी वो यही है कि वीज़ा कैसे मिले। देखिए, मुझे याद है कि 60 के दशक तक जब ब्रिटेन ने यूरोपियन संघ को ज्वाइन नहीं किया था, तो भारत के लिए कॉमनवेल्थ देश होने के नाते कोई वीज़ा था ही नहीं। उसको एंट्री परमिट कहते थे। तो मुझे याद है कि मैं सन 68 से ब्रसल्स में था, 4 साल पोस्टेड था वहाँ पर, और मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते थे कि साहब वो कहते थे हम ब्रिटेन जाना है। तो हमने कई बार उनके एम्बेसी से कहा भी कि भाई अगर आप नहीं उनको देना चाहते हो तो वीसा उनको मना कर दो। वो कहने था वीसा का सिस्टम ही नहीं हमारे भारत के लिए। वो तो जो हमारा इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पहुँचेगा एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे, वो अगर किसी को कहता है कि नहीं ये ठीक आदमी नहीं लगता है, तो बाकी सबको उनको एंट्री अलाउ करनी आवश्यक है 6 महीने के लिए। तो उस स्टेज से हम पहुंच गए ऐसी जगह जब वो उन्होंने जो है अब ऐसा हो गया कि परेशानी का सबब बन गया है। अब वो वीसा नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इतने रिफ्यूजीज वहाँ पहुंच गए हैं यूरोप के अंदर, जिसकी वजह से ब्रिटेन अपने को अलग हटा रहा है। ब्रेक्सिट का माध्यम वही है। बिल्कुल। अब उसकी वजह से अगर वो चाहते हैं कि भारत को एक संकेत दिया जाए, तो वीसा पॉलिसी तो वहाँ बदलने के लिए इस समय जो है माहौल ठीक नहीं है। खाली ये वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत लोग एक दूसरी इकोनॉमीज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको रजिस्टर्ड ट्रैवलर के दौर पर आसानी से उनको जाने दिया जाए। तो उसमें जो है उनका जो है स्क्रूटिनी बहुत तेज़ नहीं होगी।
लेकिन इसमें यह भी हो जाता है कि हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारे मामलों को गड़बड़ भी करते हैं, उससे जो फ़ायदा उठाते हैं इस तरह की चीज़ों से, विजय माल्या का केस आया है और केसेस कई सारे आए हुए हैं, तो उनमें भी हमको ध्यान रखना होगा कहीं ऐसा ना हो कि रजिस्टर्ड उन्हीं लोगों के लिए हो तो फिर भारत के अंदर फिर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। इसमें एक बात ये भी आई, ये भी एक क्लैरिफिकेशन दिया गया कि इसका मतलब ये नहीं है कि संख्या बढ़ा देंगे आप, वो सिर्फ प्रक्रिया को तेज करेंगे। ये भी तो इसमें एक पेच नहीं, है। वो क्योंकि वो अपने यहाँ जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको भी समझाना ज़रूरी है कि वो ऐसा नहीं है कि पूरा दक्षिण एशिया के लिए द्वार खोल देंगे। और इसमें देखिए चीज़ असल में दिक्कत यह है कि जब वो सोचते हैं दक्षिण एशिया के बारे में, खाली भारत के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सभी देशों के बारे में सोचते हैं दक्षिण एशिया के। तो वो हमसे कहते हैं कि भारत से हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें और देशों से है जहाँ से बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन हम आपके लिए अलग नीति नहीं बना सकते हैं। तो नीति बनाने के लिए उन्होंने खाली एक छोटा सा एक खिड़की खोली है जी। और वो ये है कि अब रजिस्टर्ड ट्रैवलर्स के लिए जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं उनके लिए खोला गया। लेकिन सवाल ये है कि शशांक जी, जो हमारे छात्र हैं बड़ी संख्या में वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं और फिर पढ़ने के बाद वहाँ रुक जाना चाहते हैं काम के लिए, उनके ऊपर तो पूरी तरह से जिस तरह से अभी हाल ही में जो जिस प्रकार के चीज़ें लगाई गई हैं, अंकुश लगाए गए हैं, वो अपने आप में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। नहीं, मैं मानता हूँ, क्योंकि एक समय था जब ब्रिटेन में या यूएसए में बहुत पॉपुलर जगह थी हमारे छात्रों के पढ़ने के लिए। बिल्कुल। अब कहीं और जगह भी खुल गई हैं, जैसे आयरलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, तो वहाँ पर भी बहुत जगहों पे तो वहाँ पे अलाउ कर देते हैं, यूएसए में अलाउ कर देते हैं कि जो छात्र वहाँ काम कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में चाहे तो टीचिंग असिस्टेंट का रोल प्ले कर सकते हैं और भी काम कर सकते हैं बाहर जाकर। तो उनको 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए उनको मौका मिलता है कि जो पढ़ाई करी है उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले लें साथ में। तो उससे जो है दोनों देशों को फायदा हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन ने जिस तरीके से बिल्कुल रोक लगा दी है, तो हमको लगता है कि भारत के छात्र वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि और देशों को, जैसे सिंगापुर वगैरह है और जैसे बात लिया है ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उनको फायदा होगा। बिल्कुल। लेकिन हम भारत और ब्रिटेन का रिश्ते हम फिर एक ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि ब्रिटेन को जो है सोच समझ के तो इसमें काम करना होगा कि यंगस्टर्स जो हमारे यहाँ जा रहे हैं, जिनमें बहुत स्किल्स डेवलपमेंट करने का बहुत ही वो मादा है, तो उनको वहाँ पे आसानी से जाने क्योंकि वही भारत ने कहा कि आप भारत के जो टैलेंट है उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी बात जो उठाई गई, मेक इन इंडिया को किस प्रकार से मजबूती दे सकता है, खासतौर से रक्षा निर्माण के लिए किस तरह का बूस्ट मिलेगा? जैसे कि उन्होंने कहा है कि रक्षा निर्माण में हम मेक इन इंडिया को मजबूत करेंगे आगे जाकर। नहीं, देखिए ब्रिटेन के जो अपना मार्केट है वो तो छोटा ही मार्केट है। यूरोप जब वो साथ साथ था तब ज़्यादा बड़ा मार्केट था, तो उनको लिए आवश्यक है कि जैसे भारत जैसे बड़े मार्केट में वो अपने जो बिजनेस कंपनीज हैं उनको एनकरेज करें कि इंडिया में इन्वेस्ट करें मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये जो बड़े मार्केट्स हैं, जैसे यूएसए में है या और बड़े देशों में है, तो वहाँ उनको इतनी आवश्यकता नहीं है इंडिया के मार्केट की, लेकिन ब्रिटेन को उनके मुकाबले में ज़्यादा है। तो हम सोचते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि डिफेंस के क्षेत्र में, और ब्रिटेन ने हमेशा से ही डिफेंस का और टेक्निकल क्षेत्र में अपने यंगस्टर्स को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत हमेशा जो है नई नई तकनीकें अपनाई हैं। तो उससे भी हमको फ़ायदा हो सकता है कि अगर हमारे यहाँ हम जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, चाहे सिविलियन सेक्टर में हो चाहे डिफेंस सेक्टर में हो, तो एक हमको लगता है कि एक शुरुआत अच्छी मिल सकती है उसमें। जी, आतंकवाद को लेकर उन्होंने काफ़ी जिस प्रकार से निंदा की है, और पहले भी और आज भी उड़ी और पठानकोट के हमलों की, और जिस प्रकार की एक प्रतिबद्धता जाहिर की, उसको लेकर आप किस प्रकार से देखते हैं रणनीतिक साझेदारी की दृष्टि से और आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता को लेकर? देखिए, उसमें मैं कहूँगा कि आतंकवाद के मसले पर ब्रिटेन को मालूम है कि उनके यहाँ जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसमें कहाँ से आतंकवाद के तार जुड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तरीके से कह दिया है कि जो देश जो है आतंकवाद फैलाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये ब्रिटेन को बहुत सीधा सीधा मैसेज है, क्योंकि उनके यहाँ अभी तक इस तरह की पब्लिक ओपिनियन नहीं बन पाती है, क्योंकि जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके कईयों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इतने लोग पाकिस्तान के गए हुए हैं कि वो उनको किसी तरीके से नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला रहा है उनको ही पसंद नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो भारत उनको एनकरेज करने की कोशिश कर रहा है ताकि आतंकवाद को जो है ख़त्म करने के लिए दोनों देश एक साथ मिलकर आगे कदम बढ़ा सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी, इस तमाम बातचीत में अपने विचार साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।